प्रकृति के प्रति इनका हमेशा लगाव रहा है। ऐसी स्थिति में आबादी जनसंख्या के आधार पर एसटी एससी का आरक्षण बढ़ाने की जरूरत है। जब जनगणना हुई तो उस वक्त एसटी 12% थी और एससी 17% थी। जब जनसंख्या आज की तारीख में अगर देखा जाए तो एसटी का 14% निकलेगा जब भी जनगणना होगी, और आज भी 12% ही इनको नौकरियों पे अधिकार मिल रहा है। तो मेरा सभापति महोदय के माध्यम से ये सरकार से आग्रह रहेगा कि इनके जनसंख्या के आधार पर आदिवासियों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। सभापति महोदय, जब से सरकार बनी है, बनते ही एसटी एससी के पदोन्नति का बैकलॉग सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया। ये बहुत दुख का विषय है। बैकलॉग समाप्त किया गया जबकि उपयुक्त सदस्य मिलने तक उसे संरक्षित रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, आज बहुत सारे आदिवासियों के बच्चे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और वो बेरोजगारी के कारण गलत रास्ते अपना रहे हैं। मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, करौली जिले से आता हूं, वहां इसमें और बहुत सारे ऐसे उनमें है जो हमारे बच्चे उसमें लिप्त होते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और रोजगार मिलता तो वो लोग गलत रास्ते पर नहीं जाते। आदिवासियों के लिए अलग से आप फंड की व्यवस्था करें, और अनुसूचित जनजाति जो आयोग बना रखा है उसमें पैसा तो सरकार देती है पर वो खर्च नहीं होता है, और खर्च नहीं होने के कारण उनका कोई डेवलपमेंट नहीं होता, विकास नहीं होता। आज सरकारें सरकारी नौकरियों को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं, चाहे हवाई अड्डा हो, रेल हो, चाहे सभी सरकारी उपक्रमों को एक एक करके हम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। और जब प्राइवेट सेक्टर में वो जाते हैं तो उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को इसमें नौकरी नहीं मिलती है। ये भी एक बड़ा कारण है। तो सरकारों को इसमें ध्यान देना चाहिए कि भाई जब सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में जब नौकरी दी जा रही है तो उनमें भी आरक्षण का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। अगर इस तरह से सरकार सभी सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो एसटी एससी के बच्चे नौकरी से वंचित रहते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी और वो गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर होंगे। सभापति महोदय, सरकारें तो आती जाती रहती है, बदलती रहती हैं, पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति इस तरह का भेदभाव सरकार नहीं करें, मेरा आपके माध्यम से ऐसे मानना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल रही है। लगभग 30 वर्षों के छात्रवृत्ति को बढ़ाने का काम भी नहीं किया जा रहा है। जो मापदंड आपने पहले तय किए थे उसी मापदंड के आधार पर छात्रवृत्ति दी जा रही है। एसटी के बच्चों को तो पिछले 5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। उसमें भारत सरकार का जो पैसा 75% आना था वो पिछले 5 साल से नहीं आ रहा है, तो उसके कारण अनुसूचित जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। हम क्षेत्र में जाते हैं और लगातार बच्चों की ये मांग रहती है कि साहब हमें छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि भारत सरकार को आप पत्र लिखें और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की जो पिछले 5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है उसको दिलवाने की कृपा करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इतने लंबे समय तक बच्चे अब इतना इंतजार नहीं कर सकते, और आने वाले समय में इस मुद्दे पर बच्चे छात्र आंदोलन भी कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मुझे लगातार मिलती आ रही है। माननीय सभापति महोदय, एसटी एससी ओबीसी के निर्धारित आरक्षण को जानबूझकर कम किया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 2024 एसटी एससी के 65 पद कम किए गए हैं।
ये बहुत चिंता का विषय है। पटवारी भर्ती में प्रक्रिया में आरक्षण के अनुरूप पदों को आरक्षित विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। ये इस तरह की बात है कि ये इससे सरकार पर सीधा सीधा आक्षेप है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को नौकरियों से दूर रखना चाहते हो और आरक्षण का उनको लाभ नहीं देना चाहते। इसी तरह से आरएएस 2025 की भर्ती में विज्ञप्ति में भी आरक्षण का भेदभाव किया गया है। तो ये किस तरह की सरकार है, मुझे तो ये पता नहीं लग रहा कि अनुसूचित जनजाति के लोगों से इतनी ईर्ष्या आप लोगों को क्यों है, क्यों आप इस तरह की व्यवस्था करना चाहते हो। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। माननीय सभापति महोदय, मांडा योजना में जो संचालित छात्रावासों में 3-3 महीने से विलंब से सामग्री आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जब छात्रावासों में हम बच्चों को अच्छा विटामिन युक्त खाना उपलब्ध नहीं कराएंगे तो फिर वह ऐसी शिक्षा लेंगे, अगर उनको अच्छे बिस्तर नहीं होंगे, अच्छी बिल्डिंग नहीं होगी, अच्छा भवन नहीं होगा और उनका वातावरण छात्रावास में नहीं होगा तो फिर वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि मांडा योजना और भी अन्य योजनाओं के द्वारा जो संचालित किए जा रहे छात्रावासों पर सरकार का पूरा ध्यान होना चाहिए और उनके खाने के सामान पर और बिस्तर हो, अन्य सामग्री जो भी उनको उपलब्ध कराई जाए वो अच्छी कराई जाए, गुणवत्तापूर्ण उनको खाना दिया जाए, ऐसा मेरा आपके द्वारा निवेदन रहेगा। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि जो माहौल छात्रावास का अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छी शिक्षा भी नहीं ले पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, ST SC में पर्याप्त छात्रावास नहीं है तो उसका हमको हर तहसील स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर छात्रावास खोलने चाहिए। चाहे एक विधानसभा में कॉलेज 2 है या 3 है तो उनको नहीं देखा जाए, हमको ब्लॉक हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर पर छात्रावास होने चाहिए और उन छात्रावासों का संचालन हमको अच्छी तरह करना चाहिए। अच्छे उनके खाने पहनने के साधनों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। उसके साथ इनके देखरेख के लिए कमेटी का निर्माण भी सरकार को करना चाहिए और वो कमेटी हर 3 महीने या 6 महीने में उन छात्रावासों को देखें, उनका निरीक्षण करें और जानकारी लेकर सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करें कि वाकई उनको अच्छा खाना मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि छात्रावासों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बच्चे वो पढ़ते हैं, छात्रावासों में रहते हैं, गरीब और अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो हैं वो छात्रावासों में रहकर अपना भविष्य का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपका माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आप छात्रावासों पर विशेष कर ध्यान दें। पहले जहां तक महाविद्यालय स्तर पर छात्रावास चलाए जाते थे, आज वही सब बंद कर दिए गए हैं। पुनः संचालित करने का भी मैं आपसे आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब हमारा कॉलेज दूर है, कहीं बच्चे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से पढ़ने आते हैं, तो ऐसी जगह पर हमको छात्रावासों का निर्माण करना चाहिए कि उनको वहाँ इतने लंबे रास्ते तय नहीं करने पड़े और छात्रावास पर रहकर उनको अच्छा खाना मिले, अच्छा उनको कपड़े पहनने के लिए कपड़े मिले, अच्छे संसाधन हो तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का उनको मौका मिलेगा। और जब अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छे संस्कार उनमें मिलेंगे तो उस देश के निर्माण में अच्छा योगदान हमारे आने वाली पीढ़ी कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। माननीय सभापति महोदय, गहलोत सरकार के द्वारा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल ग्रामीण छात्रों में खोले थे। ग्रामीण इलाके में जो हमारे स्कूल खोले गए उनमें ST SC OBC एवं ग्रामीण बच्चों को गाँव में जो उन्नत शिक्षा देने का जो सरकार का जो एक अच्छा काम था उसको आप लोग बंद कर रहे हैं। हाँ, वो तो बंद ही करोगे आप, और करोगे क्या? वो इसलिए बंद करोगे, नहीं माननीय गोवर्धन जी भाई साहब, इसलिए बंद करोगे कि उनमें अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे ही पढ़ते थे। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते थे, अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते थे, पर हमारे MLA MPओं के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। MLA MP कोई भी इस हाउस में सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं।
सभी के बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, हिंदी माध्यम में कोई नहीं पढ़ते। पर अगर गरीब का बच्चा अगर इंग्लिश सीखेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, तो उसमें इस सरकार को तकलीफ क्यों है? इस सरकार को इसलिए तकलीफ है कि जब गरीबों के बच्चे, ST SC के बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे तो फिर इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो सवाल खड़े करेंगे, वो कानून की जानकारी उनको होगी। और जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं, वो अनपढ़ रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तो वो क्या आपसे सवाल करेंगे? तो ऐसा नहीं करें। देश के उज्जवल भविष्य के लिए गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्नत शिक्षा मिलनी चाहिए, संसारवान शिक्षा मिलनी चाहिए, और इंग्लिश स्कूल भी, इंग्लिश की जानकारी भी उनको होनी चाहिए। आज बड़े लोगों के बच्चे सब विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और इंग्लिश ही पढ़ते हैं। हिंदी का कोई बच्चा MLA MP IAS IPS के नहीं पढ़ते। हमारे बच्चे जो आज गरीबों के बच्चों को जो एक शिक्षा का नया आधार मिला था, उसको भी आपने समाप्त कर दिया। मेरा सभापति महोदय के माध्यम से एक निवेदन रहेगा कि इंग्लिश स्कूलों को बंद नहीं किया जाए और उनको पुनः संचालित किया जाए। वो एक गरीब परिवार और ST SC के बच्चों के लिए एक अच्छी बात होगी। मैं आपके निवेदन आज इसी के साथ साथ भजनलाल सरकार की इनकी समीक्षा करने का विचार रखती है। इसमें से जाहिर होता है कि ST SC OBC के बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। इस स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप गाँव में स्कूल तो बंद कर रहे हैं, पर आप गाँव में इसकी जानकारी करें और वहाँ उनके बच्चों के जो संरक्षक हैं, उनके माँ बाप हैं, ग्रामीण लोगों से ये पूछें कि भाई ये स्कूल बंद किए जाए या नहीं किए जाए। सरकार की मंशा कुछ और हो सकती है और जनता की मंशा अलग है। जनता चाहती है कि इंग्लिश स्कूल खोले जाएं और उनको स्थायी रखा जाए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी सर्वे करके ही बंद किया जाए, डायरेक्ट आपका तुगलकी आदेश नहीं चलाया जाए। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ साथ स्कूटी वितरण में बड़ी देरी सरकार कर रही है। इनको 2-2, 3-3 हज़ार स्कूटियाँ जो आपने गोदामों में डाल रखी है वो धूल चाप रही है। बजट में आपने खोखली घोषणा तो कर दी, 2022-23 की स्कूटियों का रजिस्ट्रेशन हो गया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आज तक उनका वितरण नहीं किया जा रहा है और उन पर धूल छा रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि उनको आप नहीं वितरण कर रहे हैं? इससे उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। जो पैसा सरकार का खर्च हुआ है वो भी काम नहीं आ रहा, वो सब खराब हो जाएंगी स्कूटियाँ। तो उन स्कूटियों को आपको समय पर वितरण करना चाहिए और उसका बच्चों को लाभ मिलेगा और जो हमारा पैसा सरकार का खर्च हुआ है वो भी समय पे वो काम आएगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप उन स्कूटियों को तुरंत प्रभाव से वितरण करावें। इसी के साथ साथ मंत्री जी, छात्रावासों की जो दयनीय स्थिति है उसके रखरखाव में बहुत खराबी है। बिस्तर, बेडशीट एवं तकिया, गद्दों वे बदबू मार रहे हैं। ऐसे भवनों को जीर्णोद्धार कराकर ही उनका ध्यान देने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी, मैंने पिछली बार भी आपको निवेदन किया था कि जो हमारे छात्रावास हैं उन छात्रावासों में जैसे गंदगी है, बिस्तर साफ नहीं है, तो हम उनको काम में नहीं लें। चाहे बच्चे से ही कह दें कि भाई हम ये बिस्तर उपलब्ध नहीं करा पा रहे, आप घर से ले आओ। तो ऐसे में कई छात्रावासों में गया तो उन बिस्तरों को नए बिस्तर दें या फिर हम ऐसे बिस्तर दें जैसे दरी है तो वो दरी गंदी नहीं होती। गद्दे हैं वो उसमें मिट्टी चढ़ जाती है तो वो मिट्टी निकल नहीं पाती है, तो दरी देंगे तो वो दरी खराब नहीं होगी। बेडशीट होगी तो बेडशीट वो धुलाई बच्चा भी कर सकता है। तो आप एक बार कमेटी बनाकर हमको छात्रावासों को ठीक करना है और ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि हम गद्दों का बजाय दरियों का ज़्यादा उपयोग करें, उसमें मिट्टी नहीं आएगी, उससे बच्चों में बीमारी भी पैदा नहीं होगी। और जो कंबल आ रहे हैं तो कंबलों के साथ आप रजाइयों का उपयोग करें, उसमें बेडशीट हो, ऊपर से खोड़ी होगी तो वो खोड़ी को धुलाई कर सकते हैं तो वो गंदे नहीं लगेंगे। तो इस तरह का एक कमेटी बनाकर आप इस पर ध्यान देंगे तो। इसी के साथ साथ बिना टेंडरों के जो राशन उपलब्ध करा रहे हैं तो ये अधिकारियों की एक बड़ी धांधली इसमें चल रही है कि बिना टेंडर के ही जो छात्रावासों में सामग्री खरीद लेते हैं तो उस पर गुणवत्ता का ध्यान वो लोग नहीं रखते हैं।
तो जब हम गुणवत्तापूर्ण सामग्री बच्चों को उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उसके में भी एक बड़ी परेशानी बच्चों को आती है और सही जानकारी नहीं ले पाते हैं। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जो कमीशन खोरी का जो काम चल रहा है, इसमें बिना टेंडर के जो सामान खरीदे जाते हैं तो उनको भी आप ध्यान करके इसमें ध्यान करेंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपसे निवेदन कर लूँगा, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अलवर, रैणी, टोडा भीम और 200 छात्रों की क्षमता के महाविद्यालय स्तर के जो ST SC के छात्रावासों का निर्माण कराया जाए। मेरा निवेदन रहेगा जहाँ हमारे कॉलेज हैं और वहाँ 200 से छात्रावासों का, छात्रों की क्षमता के जो छात्रावास आप खोलने का आपने पहले भी आश्वासन दिया था, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जहाँ बड़े कॉलेज हैं और वो दूर हैं तो वहाँ आप छात्रावास खुलवाने का कृपा करेंगे। जैसे अलवर में, राजगढ़ में है, टोडा भीम में है, नादोती में है, तो इस तरह के जो बड़े कॉलेज हैं वहाँ छात्रावास खुलाएंगे तो अनुसूचित जाति के, जनजाति के बच्चों को बहुत फ़ायदा इसका मिलेगा। इस तरह का मेरा आपसे निवेदन रहेगा। करौली, टोडा भीम में छात्रावासों का हमने 4 जगह का प्रस्ताव आपको पहले दिया था, तो चारों में से एक भी छात्रावास अभी हम नहीं खोल पाए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आने वाले बजट में जब मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तो इन 4 के बजाय आप 3 छात्रावास तो खुलावें, तो उसका बच्चों को फ़ायदा मिलेगा और अनुसूचित जनजाति ST SC OBC के बच्चों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। इसी के साथ साथ मेरा एक निवेदन रहेगा सभापति महोदय सरकार से कि आज हम सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर को देते जा रहे हैं और अनुसूचित जाति के बच्चों को प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी नहीं मिलती है और सरकारी संस्थाओं को हम प्राइवेट सेक्टर को दे ही रहे हैं तो उनमें तो नौकरी लगने का सवाल ही नहीं है। पर जब प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को भी ऐसा प्रावधान किया जाए तो उनको उनमें नौकरी दी जाए। इसी के साथ साथ एक मेरा और निवेदन रहेगा, माननीय सभापति महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 30